सो बेटा हमने सेल्फ इंडक्शन देखा है। क्या देखा है? सेल्फ इंडक्शन। अब हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, और वहीं से कंसेप्ट आता है ट्रांसफॉर्मर का। किसका कंसेप्ट? ट्रांसफॉर्मर का। तो म्यूचुअल इंडक्शन और फिर ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन की जो डायग्राम है वो क्या है ये समझ लो। तो यहां पे ये कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, पी यानी प्राइमरी कॉइल। इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N1। क्लियर क्या? और ये है वो एसी सोर्स, एसी सोर्स। तो ये प्राइमरी कॉइल के पास रखी जाती है एक सेकेंडरी कॉइल। तो ये यस यानी सेकेंडरी कॉइल, पी यानी प्राइमरी कॉइल, और यस यानी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या हम लेंगे N2। प्राइमरी कॉइल से ये अल्टरनेटिंग सोर्स जो है एसी सोर्स, यहां से करंट पास किया जा रहा है आईपी। आईपी यानी प्राइमरी करंट, करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये करंट पास हो रहा है प्राइमरी में से, इसलिए प्राइमरी जो है उसके फ्लक्स फाई, ये P यानी फाई पी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। तो करंट पास करने के कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए प्राइमरी में। अब प्राइमरी के पास ये सेकेंडरी रखी हुई है, तो इसके कारण सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं। तो फाइस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और ये फ्लक्स प्रॉपर वे से पास हो, इसलिए यहाँ पे ये वाला एक आयरन कोर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आयरन कोर। तो ये जो है आयरन कोर है, ये आयरन कोर। तो हम इसको जैसे सी नाम देंगे, तो सी यानी ये आयरन कोर। आयरन कोर क्या होता है? एक आयरन की बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है ऐसी, 1 2 3 4 5 6, ऐसी बहुत सारी वायर्स आयरन की, और उन सभी वायर्स को ऐसे वाउंड किया जाता है और इसका एक बंच बनाया जाता है। ये बंच यानी होता है आयरन कोर। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ से इजीली प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या पास होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रॉपरली पास होते हैं। और सेकेंडरी में जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए तो यहाँ पे एक ईएमएफ तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ईएमएफ। तो ई यानी ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। तो अब आप मुझे बताइए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार कैसे हुआ? तो ये एसी सोर्स के द्वारा प्राइमरी में करंट पास किया आईपी, इसलिए प्राइमरी में ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पी तैयार हुए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पी ये पास ऑन करता है सेकेंडरी को,
तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स जो तैयार हुए वो फाइस, और सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए तो फिर सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार होता है, और उस ईएमएफ को बोला जाता है ईएस, यानी इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। यस, तो ये हुई कहानी किसकी? ये म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और ये म्यूचुअल इंडक्शन में देखो अभी ये जो कॉम्बिनेशन बनी प्राइमरी, सेकेंडरी और कोर की, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मर। अब इस ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप्स होती है, लेकिन टाइप्स पे आने के पहले की कहानी, यानी जो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुई सेकेंडरी में, तो वो पहले हम फार्मूला मेंशन करेंगे। तो पहला, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज फार्मूला फाइस। फाइस मैंने अभी बताया आपको, फाइस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कहाँ तैयार हुई? सेकेंडरी में तैयार हुई, और वो होती है ये यम इंटू आई पी। यम यानी वेयर, यानी इस फार्मूले में यम यानी म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी ही कांस्टेंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कांस्टेंट को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। और आईपी यानी तो बताया है करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो फाइस ये मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए सेकेंडरी में, उसका फॉर्मूला फाइस इक्वल टू यम इंटू आई पी। और मैंने साथ में आपको बताया कि यहाँ ईएमएफ भी तैयार होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी में, तो दूसरा फार्मूला ये वाला इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ये वाला इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ईएस इक्वल टू ये होता है यम इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई पी। तो ईएस इक्वल टू यम इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई पी। ये कैसे आया ये मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास फाइस इक्वल टू है यम इंटू आई पी, और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ईएमएफ जो तैयार होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। क्या होता है रे बाबू? डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ कहाँ तैयार हुआ सर? सेकेंडरी में। यस, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स किसके? सेकेंडरी के। तो ईएस इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाइस। तो ये डी बाई डी टी जो है वो वैसे ही, और फाइस की वैल्यू हमारे पास है, क्या है सर? यम इंटू आई पी। हाँ, लेकिन यम ये कांस्टेंट है, ये देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के अंदर नहीं रखते, तो उसको बाहर निकाल लिया यम, तो बचा क्या? डी बाई डी टी ऑफ आई पी। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, ईएस का फार्मूला क्या आया? यम डी बाई डी टी ऑफ आई पी। यही लिखा है यहाँ पे, ईएस इक्वल टू यम
डी बाई डी टी ऑफ आई पी। तो ये फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले, ये पहला और ये दूसरा। पहला फाई एस इक्वल टू एम इंटू आई पी और दूसरा ई एस इक्वल टू एम इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई पी। आई पी यानी अभी बताया करंट इन प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल से बहता है करंट हो। एम बताया है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाई एस ये बताया है मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये है कहानी। अब इसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर ये दो टाइप का रहता है। ये जो मैंने बताया म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में, ये जो अरेंजमेंट है, कौन सी अरेंजमेंट, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और ये आयरन कोर, ये जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी कहानी क्या है, तो उसकी कहानी यही, अगर ये देखो बरोबर, अगर प्राइमरी के टर्न्स की संख्या कम है और सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा है, जैसे प्राइमरी के टर्न्स की संख्या n1 या प्राइमरी है इसलिए आप इसको np भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या n2 या सेकेंडरी के टर्न्स है इसलिए आप इसको ns भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि अगर प्राइमरी के टर्न्स की संख्या कम और सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा, मतलब आप अगर यहाँ देखेंगे तो मैं अगर फिगर को ड्रॉ करूँ तो ये देखो ज़्यादा है, हाँ, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे एनएस सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या, ये एनपी प्राइमरी के टर्न्स के संख्या से ज़्यादा होती है। तो ये पहली बात। दूसरे इसमें आप देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में इसका उलट होता है, मतलब प्राइमरी के टर्न्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी और सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या कम रहेगी, मतलब इसके उलट, यहाँ भी प्राइमरी में संख्या कम है टर्न्स की, सेकेंडरी में ज़्यादा है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जब प्राइमरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या कम होती है तो होता है स्टेप डाउन। अगर मैं यहाँ छोटी फिगर ड्रॉ करूँ सादे इसमें, तो ऐसे ये देखो, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, किसके टर्न्स की संख्या ज़्यादा है, सेकेंडरी की, किसकी कम है, प्राइमरी की, मतलब इसके टर्न्स की संख्या एनएस ज़्यादा है और इसके टर्न्स की संख्या एनपी कम है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसके उलट स्टेप डाउन, अगर प्राइमरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या कम है तो फिर उसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या प्राइमरी से कम है तो यहाँ ये आएगा एनएस लेस देन एनपी। तो अब सामने हम बढ़ेंगे। अब बेटा ये ट्रांसफॉर्मर के हमने टाइप्स देखे हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या देखा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? मैं आपको बता दूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है।
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जैसे देखो इसका ये एग्जाम्पल, जैसे लाउड स्पीकर। यार बाबू, लाउड स्पीकर, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 वोल्ट का। कितना वोल्टेज आता है हमारे घर में? 220 वोल्ट का। लेकिन लाउड स्पीकर के लिए ये एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लाउड स्पीकर, तो इसमें हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, जैसे 250 वोल्ट या उस रेंज में। तो फिर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है, जो वोल्टेज को 220 से बढ़ा के ये 250, 260, 300 करता है। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को कम करता है। जैसे हमारे घर में 220 आ रहा है, तो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे कि टीवी है ना, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर है, बरोबर, या दूसरे प्रकार के और डिवाइसेस है। तो इन डिवाइसेस में इतना वोल्टेज नहीं चाहिए 200 वोल्ट, किसी को 20 वोल्ट चाहिए तो किसी को 30 वोल्ट चाहिए। 220 वोल्ट अगर इनको दिया तो क्या होगा? ये इनके सर्किट्स ब्रेक हो जाएंगे और वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, वो टीवी रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है और फिर वो रिक्वायरमेंट के अनुसार इस वोल्टेज को कम कर लेता है। तो इसलिए बनाए जाते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इनके फॉर्मूले है, फॉर्मूले क्या है बरोबर देखो, एक ही इसका बेसिक फॉर्मूला है, ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS। ये पहला फॉर्मूला बरोबर ध्यान रखो। ES यानी EMF ऑफ सेकेंडरी, EP यानी EMF ऑफ प्राइमरी, NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, IP यानी प्राइमरी करंट और IS यानी सेकेंडरी में तैयार होने वाला करंट। तो इसमें आप देखोगे कि EMF और टर्न्स जो है ये सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए ES EP मतलब सेकेंडरी प्राइमरी, तो यहाँ भी NS बाय NP यानी सेकेंडरी प्राइमरी। लेकिन करंट के इसमें अपोजिट हो जाता है, ये ES और EP EMF सेकेंडरी का अपॉन EMF प्राइमरी का, तो इधर करंट प्राइमरी का अपॉन करंट सेकेंडरी का। तो ये फॉर्मूला। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी, इस ट्रांसफॉर्मर डिवाइस की एफिशिएंसी ये ईटा से डिनोट की जाती है और ये होता है PS अपॉन PP। PS यानी पावर ऑफ सेकेंडरी अपॉन PP यानी पावर ऑफ प्राइमरी, और पावर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन EMF और करंट का। तो PS यानी ES इंटू IS यानी पावर ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू EMF ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट ऑफ सेकेंडरी, और PP पावर ऑफ प्राइमरी यानी EP इंटू IP। तो PP यानी पावर ऑफ प्राइमरी, EP यानी पावर ऑफ EP यानी EMF ऑफ प्राइमरी और IP यानी करंट ऑफ प्राइमरी। यस, तो ये फॉर्मूला जो है इसको बरोबर ख्याल में रखो। एफिशिएंसी ये ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी। क्या रहेगी? लेस देन 1। एफिशिएंसी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं रहती है। अब जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उस वक्त मैं सारी बातें फिर उसके अकॉर्डिंगली डिटेल में बताऊंगा। तो अभी ये दो फॉर्मूले ख्याल में रखो।
अच्छा, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि ये आप ये फॉर्मूला 3 अलग प्रकार से यूज में ला सकते हो। मतलब ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP, या फिर ये फार्मूला यूज में ला सकते हो NS बाई NP यानी IP बाई IS, या ये फार्मूला यूज में ला सकते हो ES बाई EP इक्वल टू IP बाई IS। तो ये बेसिकली एक नहीं 3 फार्मूले हैं और ये एफिशिएंसी का फार्मूला। क्लियर? इसमें एक बात और बता दूं कि ये सेकेंडरी को ही आउटपुट बोला जाता है, क्योंकि सेकेंडरी यानी ये आउटपुट होता है, प्राइमरी यानी ये इनपुट होता है। तो जब हम पावर ऑफ सेकेंडरी बोलते हैं मतलब हम अल्टीमेटली पावर ऑफ आउटपुट बोलते हैं, और पीपी यानी पावर ऑफ प्राइमरी यानी पावर ऑफ ये आउटपुट, और ये इनपुट, इस प्रकार से। या इसी को सादे इसमें हम PO अपॉन PI ऐसे बोलते, पावर ऑफ आउटपुट अपॉन पावर ऑफ इनपुट, यानी पावर ऑफ सेकेंडरी अपॉन पावर ऑफ प्राइमरी, और एफिशिएंसी है लेस देन 1। अब हम इसके शुरू करेंगे MCQs। क्लियर? सो पहले पुट इट डाउन। यस, 2 coils have a mutual inductance 0.005 हेनरी। 2 कॉइल्स, ये देखो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, इसलिए वो यम आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। The current changes in the first coil according to the equation I equal to I0 sin omega t। हाँ, ये अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग यानी चेंज होने वाला साइकिल के अनुसार, ये साइकिल पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो हमें वो इक्वेशन दिया है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। इसमें Im यानी मैक्सिमम करंट, और उसकी वैल्यू दी है वहाँ पे वेयर Im इक्वल टू 10 एम्पियर, एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी है 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो हमें पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज। इस सेकेंडरी कॉइल में जो EMF तैयार होता है ये ES, ये हमें पूछा है। इसका फार्मूला अब भी मैंने आपको बताया। क्या बताया बताइए? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? तो देखो ES इक्वल टू ये बताया यम DIP बाय DT। यस, तो अभी ये IP यानी प्राइमरी करंट, तो वही आपको दिया है करंट। क्या दिया है ये साइड वर्क में देखो, तो हमें दिया है वो IP यानी I इक्वल टू Im, क्या दिया है Im, बोलिए जल्दी। तो हमें दिया है वो Im साइन ओमेगा टी। यस, Im साइन ओमेगा टी ये दिया है। ओके, तो ये यम और ये देखो d बाई डी टी ऑफ IP यानी I यानी ये Im साइन ओमेगा टी। तो Im मैक्सिमम करंट, Im यानी मैक्सिमम करंट, कौन सा करंट होता है बता देता हूँ मैं। ये मैंने बताया, ये AC साइकिल होती है इस प्रकार से, ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें जो Im होता है ये होता है वो मैक्सिमम करंट, चाहे अप या डाउन ये वाला। तो ये जो करंट होता है ये होता है वो Im, या ये भी Im। यस, तो ये मैक्सिमम करंट, तो ये मैक्सिमम करंट जो है भाई इसकी ये वैल्यू फिक्स यानी कांस्टेंट होती है, तो उसको भी डेरिवेटिव से बाहर। यस सर, तो बचा क्या d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ये यम ये Im वैसे ही, और साइन की डेरिवेटिव होती है कॉस,
ओमेगा टी वैसे ही, तो साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव हो गई कॉस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का इनर फंक्शन है ओमेगा टी। इसमें टी ये वेरिएबल के साथ जो टर्म है ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में, वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लेना होता है। तो यहाँ हमने लिया, तो ये क्या आ गया यम, ये आई एम, ये ओमेगा पहले लिखा और कॉस ओमेगा टी, तो ये मिला हमें सेकेंडरी ईएमएफ। हमें बोला है कि सेकेंडरी ईएमएफ जो फाइंड करना है वो मैक्सिमम सेकेंडरी ईएमएफ चाहिए। क्या चाहिए रे बाबू? मैक्सिमम सेकेंडरी ईएमएफ, यानी हमें ये चाहिए ईएस मैक्स। तो मैक्सिमम ईएमएफ तब मिलता है जब ये कॉस का जो टर्म है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस के टर्म की होती है 1। क्या होती है? 1। तो ये आ गया बेटा यम आई एम ओमेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1। हाँ, तो ये आ गया बेटा यम आई एम ओमेगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैक्सिमम सेकेंडरी ईएमएफ। अभी बस वैल्यू रखना है, तो इधर साइड वर्क में बता दो वैल्यू यम कितना दिया है, आई एम कितना दिया है, ओमेगा कितना दिया है। बोलो रे बाबू यम कितना दिया? तो आप बोलेंगे सर यम हमें दिया है 0.005। हाँ, 0.005 हेनरी। ये पॉइंट को मैं 3 डिजिट सामने लेके जाता हूँ ताकि सिंपल हो जाए ये। तो ये 5 10⁻³ हेनरी। और आईएम ये दिया है बाबू हमें, कितना दिया है आईएम? 10 एम्पियर। और ओमेगा दिया है 100 पाई। तो आईएम दिया है 10 एम्पियर, ओमेगा दिया है 100 रेडियन पर सेकंड। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, तो यम की वैल्यू ये 5 10⁻³ आई एम की वैल्यू 10, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है ना रे बाबू? ये देखो चेक करो, 100 पाई है। क्या है? 100 पाई है। यस, तो फिर वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा की वैल्यू 100 पाई। अच्छा, तो ये 5 10⁻³ ये 10 × 100 यानी 1000 होता है, पाई वैसे ही। तो 5 10⁻³ 1000 यानी 10⁻³ पाई वैसे ही। तो 10⁻³ 10⁻+3 कैंसल, तो ये 5 पाई ईएमएफ है, इसलिए ये होल्ट पूरा लिख सकते हैं या सिर्फ वी लिख सकते हैं। ये आ गया बेटा आंसर। अब मुझे वहाँ आप ऑप्शन बताएंगे, बोलिए ऑप्शन क्या है? सो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हुआ बेटा। क्लियर क्या रे बाबू रे? बोलो यस यस यस।